नमस्कार। नर्सिंग में जो भी इलाज होते हैं उनके पीछे होती है रिसर्च। पर ये रिसर्च होती कैसे है? क्या हर एक मरीज पर स्टडी की जाती है? असल में नहीं। यहीं पर काम आती है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, सैम्पलिंग। आज हम इसी की बुनियाद को समझेंगे। ये वो प्रक्रिया है जो तय करती है कि किसी भी रिसर्च के नतीजों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले सैम्पलिंग है क्या, फिर देखेंगे इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। इसके बाद नर्सिंग की दुनिया में ये कैसे इस्तेमाल होती है, और आखिर में एक रिसर्चर सही तरीका चुनता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, सैम्पलिंग आखिर है क्या और इसे किसी भी मेडिकल रिसर्च की नींव क्यों कहा जाता है? सैम्पलिंग को समझने का सबसे आसान तरीका हमारे किचन में ही छुपा है। सोचिए, जब हम चावल पकाते हैं तो क्या हम एक एक दाना चेक करते हैं कि वो पका है या नहीं? नहीं है ना। हम बस थोड़े से दाने निकाल कर देख लेते हैं, बस। यही है सैम्पलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। रिसर्च में भी हम ठीक यही करते हैं। अगर इसे थोड़ा तकनीकी अंदाज में कहें तो सैम्पलिंग एक बड़ी आबादी, जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, उसमें से एक छोटे प्रतिनिधि हिस्से को चुनने का एक तरीका है। मकसद ये है कि उस छोटे से हिस्से पर स्टडी करके हम पूरी आबादी के बारे में अंदाजा लगा सकें। इस पूरी प्रक्रिया को एक फनल या कीप की तरह देखिए। सबसे ऊपर है एक बहुत बड़ी आबादी। मान लीजिए भारत के सारे डायबिटीज मरीज। ये बहुत ज्यादा लोग हैं, तो हम इसे छोटा करते हैं, सिर्फ शहरी भारत के मरीज। ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन हुई। फिर हम उन लोगों को देखते हैं जिन तक पहुंचना हमारे लिए मुमकिन है, और आखिर में इसी ग्रुप से हम अपना सैंपल चुनते हैं जिनसे हम असल में बात करते हैं या डेटा लेते हैं। तो सवाल ये है कि हम हर किसी से ही क्यों नहीं पूछ लेते? यहीं सैम्पलिंग के फायदे सामने आते हैं। चलिए देखते हैं कि रिसर्च को इतना आसान और कारगर कैसे बना देती है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा है समय और पैसा। पूरी आबादी पर स्टडी करने में तो सालों लग जाएंगे, और खर्च का तो कोई हिसाब ही नहीं होगा। कई बार तो ये मुमकिन ही नहीं होता। एक छोटे सैंपल के साथ काम करना कहीं ज्यादा आसान है ना? इससे हम डेटा इकट्ठा करने वालों को अच्छी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। और अक्सर सही तरीके से लिया गया एक छोटा सा सैंपल भी हमें पूरी आबादी की काफी हद तक सही तस्वीर दिखा देता है। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फिर इसमें कोई चुनौती भी है क्या? बिल्कुल है। और अब हम बात करेंगे सैंपलिंग के दूसरे पहलू की, यानी इसमें छिपे हुए जोखिम और सही प्रतिनिधित्व की बड़ी चुनौती। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है सैंपलिंग एरर। मतलब कोई भी सैंपल अपनी पूरी आबादी को 100% कॉपी नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत फर्क तो हमेशा रहेगा। और अगर सैंपल चुनने में कोई गलती हो गई, कोई पक्षपात हो गया, तो नतीजे पूरी तरह से गुमराह करने वाले हो सकते हैं। सही तकनीक और सैंपल का साइज तय करना भी एक बहुत मुश्किल काम है। और नर्सिंग रिसर्च में, खासकर क्लिनिकल ट्रायल्स में, ये फैसला लेना कि किसे स्टडी में शामिल करें और किसे नहीं, एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाता है। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने जैसा है। एक तरफ है रफ्तार और कम लागत, तो दूसरी तरफ है गलती और पक्षपात का खतरा। एक तरफ चीजें मुमकिन हो जाती हैं, तो दूसरी तरफ प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। एक अच्छे रिसर्चर की पहचान यही है कि वो इस संतुलन को कितनी अच्छी तरह साधता है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और देखते हैं कि नर्सिंग रिसर्च की असल दुनिया में सैंपलिंग कैसे की जाती है। सैंपलिंग के तरीकों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आबादी के हर इंसान के चुने जाने का बराबर मौका होता है, जैसे लॉटरी सिस्टम। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में चुनाव रिसर्चर की सुविधा या अंदाजे पर आधारित होता है। नर्सिंग रिसर्च में जहां हॉस्पिटल और क्लिनिक का माहौल बहुत व्यस्त होता है, वहां अक्सर नॉन प्रोबेबिलिटी तरीके ही इस्तेमाल होते हैं। इसमें सबसे आम है कन्वीनियंस सैंपलिंग। मतलब जो मरीज या लोग आसानी से मिल गए, उन्हें ही सैंपल में शामिल कर लिया। हाँ, ये तरीका सबसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें पक्षपात का खतरा ज्यादा होता है, पर कई बार प्रैक्टिकल सिचुएशन में यही एकमात्र रास्ता बचता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर। रिसर्चर कैसे सही और गलत के बीच संतुलन बनाता है और सही रास्ता चुनता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमैटिक होती है। ऐसा नहीं है कि बस किसी को भी चुन लिया। पहले आबादी तय की जाती है, फिर ये तय होता है कि सैंपल कितना बड़ा होगा, उसके बाद सही तकनीक चुनी जाती है, और फिर जाकर लोगों को चुना जाता है। कोई एक सैंपलिंग का तरीका हर स्टडी के लिए बेस्ट नहीं होता।
सही तरीका क्या होगा, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे स्टडी का असल मकसद क्या है, क्या नतीजों को पूरी आबादी पर लागू करना है, हमारे पास कितना टाइम और बजट है, कोई नैतिक चिंता तो नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब मिलकर ही सही रास्ते की तरफ इशारा करते हैं। और एक नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए इन सभी चीज़ों को, इन सभी समझौतों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी समझ से वो किसी भी नई रिसर्च को सही नज़रिए से देख पाते हैं और तय कर पाते हैं कि उस पर कितना भरोसा करना है। तो आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब बात लोगों की जिंदगियों की हो तो रिसर्च में कितनी अनिश्चितता, कितना ऊपर नीचे होना मंजूर किया जा सकता है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि सैंपलिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये एक फैसला है जिसका सीधा असर मरीजों की देखभाल पर पड़ता है।